आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मुंबई जो है वो दुबई से महंगा शहर हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े स्टैब्लिश बिजनेस ऑनर्स वो सब कुछ बंद कर आके रियल एस्टेट की तरफ आ गए। दुबई में 39% ऐसे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके पास दुबई की रेजिडेंसी भी नहीं है। कि 10 साल तक एटलीस्ट आप गोल्डन वीज़ा लें, 10 साल आप सिक्योर हैं, आपके पास जॉब है नहीं है, आप वहाँ रह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेंटोर्स जो हैं वो किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि जी आप आज 1 मिलियन इन्वेस्ट करें, साल 2 साल के बाद आपका 2 मिलियन हो जाएगा। क्या ऐसा वाकई है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मेरा ज़ाती तौर पे ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 10 साल से हर पाकिस्तानी का ये टॉपिक फेवरेट बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसकी ज़्यादा आगाही नहीं है, ख़ास तौर पे जब हम इंटरनेशनल रियल एस्टेट की बात करते हैं। मेरे साथ आज इंटरनेशनल रियल एस्टेट एडवाइज़र और कंसल्टेंट मौजूद हैं जो कि मेरे से बातचीत करेंगे लोकल एंड इंटरनेशनल रियल एस्टेट के बारे में। अहमद शहजाद साहब जो कि पिछले कई सालों से दुबई के अंदर मुकीम हैं और वहाँ पे अपनी एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें ये पाकिस्तानियों को भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक डिफरेंट तरह का ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रियल एस्टेट के बारे में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये पूछेंगे कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें और आम जो हमारे यहाँ रियल एस्टेट जिस तरह बेची जाती है, चिपियाँ लगाई जाती हैं, फ्रॉड किए जाते हैं, 2 नंबरियाँ की जाती हैं, क्या ये सब कुछ दुबई में भी हो रहा है? ये लोग दुबई में बैठ के किस तरह से इंटरनेशनल पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं हो रही? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। और आप इस वक्त कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे क्योंकि आपका एक छोटा सा ऑपरेट भी हुआ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे हैं। आपका बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जल्द सेहतियाब भी होंगे और इस वक्त जो है मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ एक अच्छी सी गुफ्तगू करेंगे। जी ज़रूर ज़रूर। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जो रियल एस्टेट का नाम आता है हमारे जहन में, पाकिस्तानी पिछले कुछ 10-12 साल से जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, एक छोटे लेवल के किसी भी इन्वेस्टर को देख लें, उससे जब भी कभी पैसे की बात हुई सबसे पहली चीज़ जहन में आती है रियल एस्टेट। तो आपने भी इसी डोमेन का इंतखाब किया। क्या ये आपका फैमिली बिजनेस था, शुरू से इसी डोमेन में है या किसी और बिजनेस में थे? थोड़ा सा ज़रा अपने इनिशियल लाइफ की और एजुकेशन के बारे में बता के फिर इस पर ज़रा आंसर कीजिएगा। मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो बेसिकली इंडस्ट्री का है। ठीक है। मेरा फैमिली बिजनेस जो है वो हमारी फैमिली 4th जनरेशन में है जो कि फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती अच्छा। है। और मैंने जो है वो 2018 में फिर सर्विसेज सेक्टर में अपने आप को एक्सपैंड किया, जिसमें सर्विसेज सेक्टर में हमारा आईटी सर्विसेज का बिज़नेस है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी का बिज़नेस है। तो ये जो सर्विसेज में हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो कोर फोकस है वो रियल एस्टेट और आईटी सर्विसेज में। ठीक हो गया। और वैसे तो मेरी एजुकेशन जो है वो किम से हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल है वो लम्स का जो REDC सेंटर है, क्योंकि मैं उनका एक एग्जीक्यूटिव 11 आए हूँ, उसने मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में मेरी बहुत हेल्प की है। चला, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दिस कि कोई तो ऐसा हुआ कि जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ने उसके करियर में हेल्प की। अदरवाइज़ तो यहाँ पे सिर्फ A4 साइज़ की डिग्री ज़रूर मिलती है, पेपर ज़रूर मिलता है, लेकिन बाकी तो सारा कुछ सेल्फ लर्निंग ही होता है। देखें, ये डिपेंड करता है कि आप अपना किस तरह अपना परसीव कर रहे हैं कि जो एजुकेशन आपको मिल रही है उसको आप परसीव कैसे कर रहे हैं। सही। तो वो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप वाकई ही एजुकेशन को प्रॉपर्ली परसीव कर रहे हैं और अपने उस्तादों को इज़्ज़त दे रहे हैं तो आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो अहमद भाई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आजकल बड़ा राग लगा रहे हैं इस चीज़ का कि यूनिवर्सिटीज़ मत जाएं, शॉर्ट कोर्स कर लें, शॉर्ट स्किल ले लें और पैसे की भरमार होगी, मर्सिडीज़ आपके नीचे होगी और आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि जिसे कहते हैं वो एक पॉपुलर व्यू तो हो सकता है कि लोग उसको एज ए पॉपुलर व्यू के तौर पर अपना उसको पसंद किया जा सकता है। बट ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये बेसिकली आपको जो आपकी डे टू डे डीलिंग है ह्यूमंस के साथ, एक्चुअली ये आपको वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सिखाते हैं। बिल्कुल। और जब आप जाते हैं, आपके
मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, मिलना होता है, जुलना होता है। मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को मिक्स नहीं कर दिया हुआ कि जिस दिन हम यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाते हैं हमारे दिन पहले दिन से ही हमारे माइंड में ये चल रहा होता है ये मेरे लिए कल को जाके जॉब अर्न करेगी डिग्री। तो शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से हम वो एक जो इंसान बनने का प्रोसेस है उसमें जाते ही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। देखें, मुझे एक बड़ी वो एक खूबसूरत बात याद आ रही है। मेरे एक मेंटोर हैं, वो कहते हैं कि हमने सारा फोकस जो है ना वो तालीम पे रखा हुआ है कि तालीम हासिल करो, तरबियत पे नहीं रखा हुआ। हाँ। जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मेरा ख्याल है तालीम भी होती है और तरबियत भी होती है, बट डिपेंड करता है कि आप लेने वाला अपना कितनी तरबियत हासिल करना चाह रहा है। बिल्कुल। अगर आप मेरी बात करें तो मेरी जो स्कूलिंग है वो एक मिशनरी स्कूल से है। मिशनरी स्कूल आप देखें, आप पाकिस्तान में जितने भी मिशनरी स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे हैं, जिसमें आपका एचसन भी है, सेक्रेड हार्ट भी है, मैं खुद सेंट पीटर से पढ़ा हूँ, तो मिशनरी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों में आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन मिलेगी, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपके कराची में है, पेशावर में है, उनमें आपको डिसिप्लिन मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मिशनरी स्कूल में जितने भी मिशनरी स्कूल यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या कर रहे थे, उनका ज़्यादा फोकस ये होता था कि हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। सो वो इनडायरेक्टली आपकी तरबियत हो रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि तरबियत और तालीम दोनों ज़रूरी है, और उसके लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी जाना ज़रूरी है, और आपको उम्र के हर हिस्से में जाना चाहिए। मैं आपको अगर अपनी ज़ाती तौर पे बताऊँ तो मैंने लास्ट जो अपना कोर्स है जो लम्स में किया वो कुछ 1.5 साल पहले किया। अच्छा, तो मतलब बिजनेस में आने के बाद भी आप स्टडीज़ के ऊपर स्टिल फोकस कर रहे हैं? देखिए, मुझे लाइफ में ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग रही कि अपना, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपना मुख्तलिफ जिसे आप रिफ्रेशर कोर्सेज कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कहते हैं, अगर वो नहीं ले रहे तो आप जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ आप कूप नहीं कर सकते। अच्छा, इस विजन में ये जो अभी तक आप कह रहे हैं कि आप शॉर्ट कोर्सेज भी लेते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, इस विजन के अंदर क्या आप समझते हैं कि जो आपका ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है उसने आपको इंक्लाइन किया इस तरफ, ये शुरू से ही आपकी मिजाज का हिस्सा था ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन इन 2008। अच्छा, ठीक है। और ये भी मेरे एक जैसे आपकी ज़िंदगी में, आपके पास ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपके मेंटोर्स गुजरते हैं, तो मेंटोर्स का बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। मैं ये समझता हूँ कि मेंटोर्स जो हैं वो किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसका वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू इसी तरह ही ऐड कर सकते हैं कि आप अपने मेंटोर्स को अपने से बेहतर समझें। तो मैंने हमेशा अपने मेंटोर्स को अपने से बेहतर समझा है, और उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड किया है। इसी तरह ही उन्होंने मुझे सिखाया कि ये एक रास्ता है, आपने ये लेना है, अपने जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट है उसके लिए आपने हमेशा अपने आप को इक्विप्ड रखना है। अच्छा, मेंटोर के बारे में सॉरी यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा। मैं तो खैर इस वर्ड को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में मेंटोर इस वक्त कम है, मेंटर ज़्यादा हैं क्योंकि इस वक्त जो मेंटोर आपके आ रहे हैं उन्होंने भी आपको यही सिखाया, आए 1 को 10 कैसे बनाएं, ठीक है। उन्होंने भी तरबियत की तरफ फोकस नहीं किया, उन्होंने कोर जो एक्सपर्टीज़ थी उनको ट्रांसफ़र करने की तरफ फोकस नहीं किया, उन्होंने 1 को 10 बनाना सिखाया। तो इस वक्त जो रियल मेंटोर हैं या मेंटोरशिप जो है, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में इस हसल बसल के जो इस वक्त टाइम चल रहा है हमारे यहाँ? देखें, मैंने तो ये देखा है कि जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात है कि पाकिस्तान में मेंटोरशिप के नाम के ऊपर काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। बट ये है कि हमने भी मेंटोरशिप को उसको नैरो डाउन कर दिया है कि अच्छा यार, ये मेरा मेंटोर हो सकता है, अगर ये सोशल मीडिया पे आ रहा है तो ये मेरा मेंटोर हो सकता है। मेंटोर की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। मेंटोर आपके मामू हो सकते हैं, आपके चाचू हो सकते हैं, आपकी खाला हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। मेरी नज़र में अगर मेंटोर की अगर आप डेफिनेशन मुझसे अगर पूछें कि मैं उसको 2 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन कर दूं, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियत या ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी सब्जेक्ट में या किसी एरिया में आप महसूस करें कि ये मेरे से बेहतर है और आप उससे वो नॉलेज लेना चाहें, तो मेरी नज़र में वो आपका मेंटोर है, बन सकता है, होना चाहिए। बिल्कुल खूबसूरत डेफिनेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है अहमद भाई वो यही है कि बच्चा खुद 25 साल का है और वो ऐसा भाषण देगा मोटिवेशन का कि लगेगा यार वाह, यही तो मेरा रियल मेंटोर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वो थ्योरेटिकल नॉलेज है 25 साल की एज में, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल वही आप वाली बात कि जब वो कुछ करेगा लाइफ में, कुछ आगे बढ़ेगा तो तभी पता चलेगा ना ज़िंदगी की उतार चढ़ाव। अब आप डेफिनेटली आपने पाकिस्तान में भी बिज़नेस किया, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त बिज़नेस कर रहे हैं, डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ के और वहाँ के। तो अगर एक शख्स
आपके मुंह से अगर कोई बात निकलेगी तो डेफिनेटली उसके पीछे ये एक्सपीरियंस होगा ना। आपने लोकल भी कल्चर में काम करके देखा, बाहर भी काम करके देखा, तो जब आप इन चीज़ों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो आपका जूनियर हो, इवन कुछ सीनियर भी अगर आपके हैं, अगर उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है तो डेफिनेटली बड़ी वैल्यू बनाता है उसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ वही बात है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बस 4 वीडियोस देखी और उसको अपना मेंटोर मान लिया, पीछे बैकग्राउंड कुछ होता ही नहीं है। सर, प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल करियर में कब आपने कदम रखा? क्या ड्यूरिंग एजुकेशन ही अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया? देखिए, मेरी फैमिली जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली थी, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारी फैमिली में बच्चों की ग्रूमिंग इस तरह की जाती है कि बहुत अर्ली स्टेजेस में बिज़नेस में उनको एंटर कर दिया जाता है ड्यूरिंग माय एजुकेशन। शेख तो नहीं है? जी हाँ, बस सर, बस खत्म हो गया। चनियोटी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्योंकि चनियोटी शेखों को तो पहले दिन से ही जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तरबियत शुरू। मैं अभी अपने ए लेवल्स के एग्ज़ाम दे रहा था, तो माय फादर टुक मी इनटू द बिज़नेस, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनका एक स्टाइल था अपने बच्चों को ग्रूम करने का। तो उन्होंने मुझे साथ बिज़नेस में लिया, ट्रेनिंग की, अपना सिखाया, साथ कैरी किया। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी फॉर एनी पेरेंट टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन इनटू बिजनेस, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको ग्रूम करना शुरू कर देना चाहिए। सर, जस्ट आस्किंग ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा क्यों नहीं हुआ हमारे यहाँ, या ऐसा कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा कि पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो शेख फैमिली, ख़ास तौर पे शेखों में भी फिर चनियोटी शेख जो हैं, और कराची के अंदर मेमन फैमिली, इनका सर जो बच्चा ट्रेंड हुआ होता है ना, मैं समझता हूँ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी आप ले जाएं, वो बच्चा नहीं आपको मिलेगा जो इन 2 फैमिलीज़ का बच्चा ट्रेंड हुआ मिलता है। तो हमने इसको नेशनल लेवल पे क्यों नहीं एक्सपैंड किया? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मैटर करता है अपना। देखें, वो कहते हैं एक ब्यूरोक्रेट है, उसके घर में इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि उनके बच्चे ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। तो ये जो 2 फैमिलीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी रीनोड, हमारे पाकिस्तान में बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इन्हीं 2 फैमिलीज़ में से रन किए जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो जैसे आप जिक्र कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्वायरमेंट होता है घर में। अगर मिसाल के तौर पे अब मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बट ये है कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल और ना लाइटर नोट आपने मुझसे सवाल किया है। तो मेरे बच्चे कहीं पे बाहर गए मेरे साथ, तो वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें परचेज़ की और ला के अपने स्कूल में बेच दी। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि वो जिसे कहते हैं वो घर में एक एनवायरनमेंट बना होता है बिज़नेस का। सो बल्कि बच्चे ये पूछते रहते हैं कि कोई अगर कोई चीज़ बेचने के लिए आए तो बताएं, हम कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक घर में एक एनवायरनमेंट होता है, और बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है, और ख़ास तौर पे जिन 2 फैमिलीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें तो ये होता है कि बच्चे को अपना पहले से पता होता है कि मैंने अब जो है वो जाना है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम इन 2 फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता कि आप वेरी फर्स्ट डे गए हैं तो आपको जो है वो एक बॉस की चेयर दे दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वरना नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप आएंगे तो वो आपकी चेयर पे बैठ जाएंगे। इन फैमिलीज़ में इस तरह नहीं होता। इन फैमिलीज़ में ये ऐसा होता है कि उसको ला के उसको रूट लेवल पे बिठाया जाता है। सर, मैंने बड़ी डीप स्टडी की है इसके बारे में ना। एग्जैक्टली। कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, हमारी फैमिलीज़ में भी मतलब बच्चे को बिज़नेस सिखाया जाता है, सब कुछ है, लेकिन ये आप वाली बात बिल्कुल वैलिड है। बच्चे की पहले दिन से एम होता है जाके मैंने बड़ी कुर्सी पे बैठना है। लेकिन इन 2 फैमिलीज़ में टिपिकली उनको सुपरवाइज़र से भी नीचे लेवल, ग्राउंड लेवल तक, मैं मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि पाकिस्तान की टॉप 2 टॉप 3% में आते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से नीचे जाके फ्लोर के ऊपर काम किया उन्होंने। फ्लोर से फिर सुपरवाइज़र के साथ उन्होंने ड्यूटी की। 6 से 8 महीने, कुछ केसेस में 12-12 महीने की ट्रेनिंग भी उन्होंने की है। 12 महीने के बाद जाके, इनफैक्ट ये सितारा वालों का मैं एक दफ़ा इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि जी उनका बेटा बता रहा है, ये कहता है कि मैं 6 महीने के बाद मुझे अलाउ किया गया था बोर्ड मीटिंग में बैठना, लेकिन पीछे जाके बैठते थे और कुछ बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ लिसन करना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। उसके बाद कहता आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मुझे एक आधे क्वेश्चन का जो है ना अथॉरिटी दी, फिर जाके कहीं पे मुझे पोजीशन मिली। तो इसमें हुई है बच्चे की एक तो वो अना मारी जाती है, और मैं वाला जो फैक्टर है ना वो निकलता है आपके अंदर। दूसरा सबसे बड़ी इसमें जो आपको ब्यूटी मिलती है कि आपको पता है ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आए हैं, हर प्रोसेस का आपको पता है। तो आपने फिर फैमिली से किस तरह से उनको कन्विंस किया? क्योंकि एक ट्रेडिशनल, हमारे एक और भी प्रॉब्लम है कि जब आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा चल रहा है ख़ास तौर पे, तो आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करें या किसी नई डोमेन में जाएं, स्पेशली इन द बिगनिंग।
मैं पहले तो आपने जो बात की उस पे एक चीज़ ऐड कर देता जी। हूँ कि इन 2 फैमिलीज़ में ये ट्रेंड है हुँ, कि जब आप अपने बच्चे को प्रोफेशनल करियर में लेके आएंगे तो उसको पहले अपने बिजनेस में नहीं लेके आएंगे, बल्कि थर्ड पार्टी के पास लेके जाएंगे और सही है। साथ उसको ये भी कह देंगे कि अपना मेरे बच्चे को जो है ना वो रगड़ा अच्छा देना ज़रा, हुँ, ताकि इसकी ट्रेनिंग हो जाए, ग्रूमिंग हो जाए। तो आपके सवाल के जो दूसरा हिस्सा है कि हाउ आई डाइवर्सिफाइड, देखें ये क्या होता है कि मेरे साथ एक बहुत मेरे साथ एक बहुत केस है, बल्कि बल्कि मैं ये चाहूँगा कि ये मैं स्टोरी आपसे जी, शेयर प्लीज़, करूँ। प्लीज़, ज़रूर। ऐसा है कि जब आप किसी फैमिली रन बिज़नेस में आप पैदा होते हैं और आप उस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं और उस बिज़नेस में आप काम करते हैं, तो आप उसको ग्रो भी करते हैं। हुँ, उसके नंबर्स भी बढ़ाते हैं, सेल्स को भी डबल कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे फैमिली रन बिज़नेसेस हैं। जी। बट मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी लोग मैंने महसूस किया है कि उनमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ये फीलिंग होती है कि यार ये मेरा फैमिली का बिज़नेस है। हाँ। तो मेरा एक्चुअली जो मोटिवेशन था वो ये था कि मैं कुछ ऐसा भी करना चाहता हूँ जो मेरी फैमिली बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड ना हो। हुँ, अगर इनकलाबी बच्चा। अगर अगर आप उसमें ये कहें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की तलाश में हुँ, होते हैं। तो मेरा ख़्याल है जो मेरी डाइवर्सिफिकेशन है अपना सर्विसेज में, और ख़ास तौर पे ये जो दोनों बिजनेसेस अभी करंटली मैं रन कर रहा हूँ, हुँ, ये इसके पीछे मोटिवेशन ये है कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ हुँ, हुँ। आइडेंटिटी। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जिसमें मैं कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ, और मेरा ख़्याल है कामयाब हो जाऊँगा। तो ये एक मोटिवेशन रहती है। ऐसा नहीं है कि आपका फैमिली के साथ रूट हमेशा जुड़ा रहता जी, है। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा है कि अपना बड़े बड़े फैमिली रन बिजनेसेस में लोग जो हैं वो अपने फैमिली से बाहर जाके बिजनेसेस करते हैं। इसकी बहुत सारी इंटरनेशनल मिसालें भी हुँ। मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी हैं। और इनफैक्ट इसका आपको बेनिफिट ही होता है क्योंकि आपको इस चीज़ की तो श्योरिटी है कि फाइनेंशियली आपके पीछे, मोरली आपके पीछे आपकी फैमिली खड़ी है। खुदा ना खास्ता कोई अप एंड डाउन हुआ बिजनेस में तो पीछे से सपोर्ट आ जाएगी आपको। दो कि आप लें ना लें वो आपकी अपनी ऑप्शन है, लेकिन आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हाँ है। बहुत सारे बिजनेस हमारे यहाँ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, गाइडेंस की वजह से फेलियर की तरफ जाते हैं। तो इस केस में मैं ये समझता हूँ कि आपको कम से कम इतनी लिबर्टी ज़रूर होती है कि चलें जी कभी कुछ हो गया तो सपोर्ट ले सकता हूँ मैं। मेरा ख्याल है थ्रेटिकली ये बात ठीक है, लेकिन हुँ, अगर आपने कुछ भी करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन आना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन आना पड़ेगा और आपको पीछे अपने बैकअप्स के ऊपर जो है ना वो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि फैमिली रन बिजनेसेस में जो भी अपना एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बैकअप होता है। जी। वो डेफिनेटली अपना, अगर जैसे मेरी 4th जनरेशन है तो एक इनहेरिटेड साइकिल तो चल रहा होता है, तो बिल्कुल, उनका बैकअप अवेलेबल होता है, उनको एडेड एडवांटेज होता है। ये बात मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। सही। लेकिन मैं अपने केस में आपको बताता हूँ कि मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैंने अपने लिए जो अप्लाई किया हुआ है कि मेरी जो इनहेरिटेंस है ये मेरे बच्चों की है, और हुँ, आई एम डूइंग माय जॉब। अच्छा। और उससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है अपना हुँ, काम करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो पहला जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया वो आईटी का था या रियल एस्टेट का था? मैंने ये दोनों बिज़नेस जो हैं वो पैरेलल शुरू किए। अच्छा। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको फेलियर्स भी होते हैं। बिल्कुल। आईटी सर्विसेज में अपना मैंने काफ़ी फेलियर्स भी देखे हैं। जब मैंने काफ़ी की बात की है तो 4 के करीब फेलियर्स भी देखे हैं। जब आप चीज़ें ट्राई करते हैं तो आप फेल भी होते हैं। बल्कि बताना चाहें स्टोरी तो ये हमारे देख लिसनर्स के लिए एक लर्निंग होगी। देखें, अभी रिसेंटली अपना एक स्टार्टअप मैंने शुरू किया था कीकी के नाम से। सो इट्स अ वीडियो बेस्ड ई कॉमर्स। हाँ, वो ऑफ कैमरा जो हमारी बात भी हुई थी, सही है। यस, वीडियो बेस्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस था। वो हमने अपना बहुत मेहनत से बनाया। आप ऐसा समझें कि वो शॉपिंग का टिकटॉक था। हुँ, और ड्यू टू सम हाउ पाकिस्तान में जो स्टार्टअप इन्वायरमेंट थी वो इतनी जो खुशगवार नहीं है, और उसमें जो हम फंडिंग लेना चाह रहे थे वो फंडिंग हम नहीं ले पाए। तो जब आप फंडिंग नहीं ले पाए तो ये आपका एक फेलियर है। जबकि हमारी कोई 40 लोगों की टीम थी, तो मुझे जब भी कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ ये फेलियर मेरा है। हुँ। सो ऑब्वियसली अपना जब आप कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो आपको फेलियर्स भी होते हैं। तो क्या वजह, फंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से नहीं मिली या आप लोगों की तैयारी मुकम्मल नहीं थी? मेरा ख्याल है जो हमारे साथ केस है वो ये है कि जब हम बहुत अपना फंडिंग के करीब थे, जी।
बल्कि मैं कहूँगा कि हम उन स्टार्टअप्स में शामिल थे कि जिन लोगों ने एटलीस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच किया, और तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी बड़े वीसीज ऑपरेट कर रहे हैं अपनी बात उन तक जाके रखी। सही। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में एयरलिफ्ट के कोलैप्स ने स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब कर दिया। अब वो पाकिस्तान में जो एयरलिफ्ट का कोलैप्स था उसने इनडायरेक्टली ई कॉमर्स के रिलेटेड, जो कि हमारा भी ई कॉमर्स के रिलेटेड था, वो भी ई कॉमर्स लास्ट माइल डिलीवरी स्टार्टअप था, तो उसमें अपना काफ़ी क्योंकि पाकिस्तान के बड़े वीसीज का पोर्टफोलियो एयरलिफ्ट में लगा हुआ था, तो वो मैं तो ये समझूंगा कि ओवरनाइट उसका बंद हो जाना वो पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी एक बुरी खबर थी, और उससे हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू भी हो गई है। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारी मोटिवेशन है कि जैसे ही इन्वायरमेंट अपना बेहतर होता है, सो हमारा स्टार्टअप तो बिल्कुल अभी हमने उसको जिसे कहते हैं हॉल्ट स्टेज पे रखा हुआ है, बट ये है कि जैसे इन्वायरमेंट बेहतर होगा उसको लेके आएंगे। सही। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा सर रियल एस्टेट के ऊपर जी। इस पे बल्कि मैं चाहूँगा कि डिटेल में हम बात करें, क्योंकि आईटी सेक्टर ठीक है वो तो बड़े अरसे से चल रहा है, पिछले कोई 10 सालों से या 15 सालों से मुशर्रफ दौर से ये काम शुरू हुआ पाकिस्तान में। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम इंटरनेशनल पे बात करेंगे। बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स, बड़े बड़े स्टैब्लिश बिजनेस ऑनर्स, वो सब कुछ बंद कर कर आके रियल एस्टेट की तरफ आ गए। और अगर हम एक नंबर भी देख लें, एक हाइपोथेटिकल नंबर भी देख लें, 70-80% लोग जिन्होंने पैसा कमाया पाकिस्तान में, उसकी बेस आप देखेंगे तो पीछे आपको रियल एस्टेट नज़र आएगी। उसी मद में फिर बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड भी किया, और फ्रॉड इस लेवल पे किया कि 5-5, 6-6 साल हो गए, ना कोई गवर्नमेंट का महकमा सुनवाई देने वाला है उस पर, ना किसी किस्म की आपको कोई रिकवरी है, ना कोई सपोर्ट है। इस पे आप क्या देखते हैं? देखें, जो आप बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली मैं भी पिछले 20-25 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ जब से अपना प्रोफेशनल करियर में आया हूँ। और देखें, पाकिस्तान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि 250 मिलियन लोगों का मुल्क है। तो 250 मिलियन लोगों के मुल्क में हाउसिंग जो है वो एक बहुत बड़ी डिमांड है। ठीक है। पाकिस्तान में हाउसिंग जो है सबसे बड़ी डिमांड है। सही। और जिसे कहते हैं कि घर का होना ये हर इंडिविजुअल का एक ख्वाब है, और वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो है वो जाता है, अपने ख्वाब के पीछे जाता है, और कई बार गलतियां भी करता है और अपना उस ख्वाब को तोड़ भी बैठता है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान में फ़्रॉड हुए, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं उन लोगों ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज बनाई और हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में प्लॉट्स की शक्ल में प्लॉट्स बेचे गए। लेकिन पाकिस्तान में एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है कि पाकिस्तान में एक हाउसिंग की डिमांड है और आगे उतनी हाउसिंग अवेलेबल नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम समझता हूँ कि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सही। देखें, पाकिस्तान में आपके तो शायद इल्म में है कि मैंने अभी एक किताब लिखी है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑफ प्लान, मैंने पढ़ी भी, आपने मुझे भी दी थी वो किताब के एडवांस है। तो ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये बेसिकली ऑफ प्लान रियल एस्टेट है जी। तो मैंने अपनी किताब में अपना बहुत वजाहत करने की कोशिश की है कि ऑफ प्लान में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। और इनफैक्ट उस किताब के अंदर जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, तो क्योंकि मेरा भी फैमिली जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट ही है, पिछले 20-25 साल से मैं भी इसमें मुंसलिक हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली उस बुक के अंदर जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती वो, या मैंने कभी सुनी भी नहीं हो यहाँ पे। तो बड़े अच्छे पॉइंट्स उसमें कुछ आपने हाईलाइट किए हुए हैं। देखें, बात ये है कि अब यहाँ पे एक सोसाइटी है, आप उस सोसाइटी से एक प्लॉट लेते हैं, वो सोसाइटी जो है वो अपने लेटर पैड के ऊपर लिख के तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर या एक ट्रांसफ़र लेटर जो है वो अपने लेटर पैड के ऊपर आपको लिख के दे देती है कि ये आपका प्लॉट है, ये आप इसकी मलकियत है, ये आप इसके मालिक हैं। देखें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल। बल्कि ये कैसे हो सकता है कि मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ और मैं अपने ही लेटर पैड पे लिख के दे दूँ कि ये आप इसके ऑनर हैं। उसका देखें टेक्निकली टर्म्स में तो उसका ये है कि जो आपका रेगुलेटर है, जो कि लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करना चाहिए।
और उसका जो तरीकाकार है, बल्कि लॉज होने चाहिए। जैसे कि दुबई में लॉज हैं, दुबई में अगर आप कोई ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें डेवलपर जो है वो अपने लेटर पैड पे लिख के नहीं देता, बल्कि आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट और रेरा जो है वो अकूत जारी करता है। बिल्कुल, और उसके अलावा भी वहाँ पे वो अपनी कुछ अमाउंट उस प्रोजेक्ट पे जितनी लगनी है उसकी सर्टेन अमाउंट जो है वो प्लेज करवाते हैं। मेरा ख्याल है वो सारा पैसा जो है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही और वो जब डेवलपर काम करना शुरू करता है तो वहाँ से पैसा निकाल के डेवलपर को दिया जाता है कि दिस इज़ अ पब्लिक मनी, अब आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाएं। सो आई थिंक पाकिस्तान में भी रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। सर बुक्स पे तो हैं, लेकिन रूल को अब देखें ना, इदारे की आपने बात की, इदारे का ऑफिसर जहाँ पे बैठा है उसके पीछे बैनर लगा होता है से नो टू करप्शन। तो जब आप उससे कहते हो, बैनर की तरफ इशारा करते हो तो ऊपर लगा हुआ है, मैं नीचे हूँ। अब मसला ही है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। देखें, कोई भी सोसाइटी जब शुरू होती है ना, उसकी आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नंबर, आई थिंक सो 14 या 17 डिफरेंट अप्रूवल्स हैं। यहाँ सोसाइटी वालों का भी कसूर तो है, लेकिन अब वो 17 अप्रूवल्स अगर वो लेने जाएं तो सर उसकी मेरा ख्याल है अगली जनरेशन ही शायद तो लॉन्च कर पाएगी। तो होता क्या है, वो एक अप्रूवल लेते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा के अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त ये इदारे कहाँ पे होते हैं? जब वो बन जाती है, जब बेचारे मासूम लोग उसका शिकार हो जाते हैं, फिर इन इदारों को होश आती है, फिर ये वहाँ जाके सारा कुछ करते हैं फिर। लेकिन उस वक्त तक बेचारा इन्वेस्टर या एंड यूज़र फंस चुका होता है। मैं ज़ाती तौर पे सर, एक सोसाइटी है बिन आलम के नाम से, मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि उन घटिया लोगों ने हमारे पैसे मारे हुए, 4 अरब का क्लेम है उन पे। और कब का है? 2016 में। आज तक मोहतरम नैब का इदारा हमारा एक पेनी रिकवर नहीं करवा सका। 4 साल के बाद, माजरत आपकी बात कर, 4 साल के बाद उनकी बेल हुई है और इस वक्त वो दनाते फिर रहे हैं। नैब के जेल में बैठ के, नैब के कोर्ट में बैठ के उन्होंने 3 और हाउसिंग सोसाइटी काट के लोगों को बेच दी हैं। सर ये तो यहाँ पे हमारा रियल एस्टेट के हालात है। देखें, मैं इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि आपकी ऑडियंस थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, बट ये है कि मुश्तरी हुशार बाश वो ये वर्ड जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। कि आपने जब कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सबसे पहले खुद होशियारी के साथ करनी है। मैं ये समझता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज़ का ना होना तो ये तो बात है ही है, ये तो बिल्कुल एक अपनी जगह हकीकत है। लेकिन ये है कि हमारे जो लोग हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वो भी उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। जैसे कि मैं अभी अपनी किताब का जिक्र कर रहा था, तो मैंने अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर रखा है कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपने रूल्स रेगुलेशंस को देखना है, आपने ये देखना है कि इसके पास कौन कौन सी अप्रूवल्स अवेलेबल हैं। सही। तो अगर लेट्स सपोज वो जैसे वही बात है कि आपने अपने हाथ से जाके उसको पैसे दिए और आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि ये आपको डिलीवर करेगा और उसने डिलीवर नहीं किया, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर का या एक यूज़र का अपना भी फॉल्ट है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना ऐसे कवानीन बनाए कि जो कि अपना फर्स्ट वर्ल्ड में हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद थर्ड वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं कवानीन अवेलेबल है। कवानीन तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाए। देखें, अगर ये कवानीन बन जाएँ तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। हम अपना, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत खुल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको सिक्योरिटी नहीं है। वो बस अल्लाह के नाम पे अपना वो अल्लाह के सहारे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये कवानीन हो तो पाकिस्तान में एक अच्छा खासा इन्फ्लो हो सकता है बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ऐसी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि आप कह रहे हैं जिस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज़ जो हैं वो प्रॉपर एक्शन में नहीं हैं, जो बने भी हुए कानून वो भी बोसीदा हैं या उनको उस वक्त इम्प्लीमेंट करवाया जाता है जब पानी सर से गुजर जाता है, तो इसका क्या किया जाए सर? ऐसा जिस तरह आपने कहा कि हाउसिंग की यहाँ पे हमारे यहाँ ज़रूरत है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हाउसिंग जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उन तक तो पहुँचना अब नामुमकिन हो चुका हुआ है। अब वो आ गई है इन्वेस्टर्स के हाथ में। अब इन्वेस्टर्स भी वही हैं, कोई क्रिच स्कीम वाले इन्वेस्टर्स हैं। तो अब ये जो गैप है, अब जिस तरह दुबई की अगर आप बात करें, दुबई प्योर इस वक्त इन्वेस्टर्स वाली गेम है, मेक सेंस। लेकिन यहाँ तो अभी हमारा बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही।
ठीक है, और आगे आने वाले चंद सालों में इसका और ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है, तो इस पे क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स और जो आप बात करना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, जिसको हम अपनी टर्म में ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टर है, एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र जी। देखें, बात यह है कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र जो है वो दुनिया की हर रियल एस्टेट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। सही। क्योंकि रियल एस्टेट एक बिज़नेस भी है, और आपने तो आजकल सुना होगा कि रियल एस्टेट का तो बिज़नेस इस हद तक जा रहा है कि अब रीट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स में अपना फ्लोट किए जा रहे हैं, कि जो कि अगर आप लेट्स सपोज आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो अपना रीट लॉन्च करें और वहाँ से पैसा कलेक्ट कर लें। इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र वाला मामला जो है वो हर जगह पे रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी चीज़ बनती है वो मेरी नज़र में जाती वो एंड यूज़र को ही है। इन्वेस्टर का क्या काम है कि वो ऑफलाइन में शुरू में आता है, उसको कुछ देर कैरी करता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट में से एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेता है और एंड यूज़र को दे देता है, और एंड यूज़र उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। ये एक अगर आप ऐसा समझें कि एंड यूज़र में भी ऑफ प्लान में जाता नहीं है या शुरू में अपना इतना वेट नहीं कर सकता। हमने रियल एस्टेट में ये देखा है कि जो एंड यूज़र है उसकी सम टाइम रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि उसको रेडी प्रॉपर्टी चाहिए, आज चाहिए। अब अगर उसको आज चाहिए और वो ब्रांड न्यू भी चाहिए तो मे बी उसको अवेलेबल नहीं होगी, उसको लेनी पड़ेगी इन्वेस्टर से। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो इंडस्ट्री में दोनों का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर ये जो साइकिल है ये चलेगा नहीं। लेकिन जो आपका इशारा था कि ये डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ जी, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में 8 से ज़्यादा जो है वो यूनिट्स नहीं ले सकते। तो अगर आप एक इन्वेस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि यार आप मेरे इस ब्लॉक में 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप उसको कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेशन को रोकेंगे। तो अगेन वही बात है कि इसके प्रोसीजर्स बनाए जा सकते हैं, रूल्स बनाए जा सकते हैं, उसको रेगुलेट किया जा सकता है कि एंड यूज़र्स को भी उनका शेयर मिलता रहे, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उनका हक है, मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। इंटरनेशनल की थोड़ी सी भी बात करते हैं, लोकल में, क्योंकि अगर इश्यूज़ पे बात करनी शुरू की तो मेरा ख्याल है 3 घंटे की पॉडकास्ट हम लोकल पे ही कर लेंगे। तो इस वक्त जो मेरा फोकस है ना वो है दुबई के ऊपर। हमारे इस पूरे रीजन में जो एशिया रीजन लगता है, या इवन हम यूके यूरोप को भी डाल लें, तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हॉट केक जिसको समझा जा रहा है वो दुबई या यूएई की रियल एस्टेट है। अब इसमें देखिए हमारे पास पहले क्या था, 3 मेजरली इस पूरे रीजन के अंदर 3 खिते ऐसे थे जिस पे थोड़ी सी बात की जा रही थी, यूएई, कतर एंड टर्की। कतर का भी उस लेवल पे वो लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारी हैं, बट बिजनेस के अंदर वहाँ पे ईज़ नहीं है अभी। टर्की इस वक्त खुद बेचारा स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और बाकी इंटरनेशनली जो उनके ऊपर प्रेशर चल रहा है। तो पीछे आके हमारे पास बचता है यूएई, और यूएई में भी सबसे ज़्यादा हॉट केक इस वक्त आपका चल रहा है दुबई और अबू धाबी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इन्होंने ऐसे इकदाम किए एज ए कंट्री जिसकी वजह से इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड जो पूल था इन्वेस्टर्स का उसको अट्रैक्ट किया? मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक लफ्ज़ में इसका जवाब देना चाहूँ तो मेरा ख्याल है वो कंसिस्टेंसी है, कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल के बाद वो एक पॉलिसी बनाई थी और 2 साल के बाद वो चेंज कर दी। देखें, पिछले 20 साल में दुबई यूएई ने एक बहुत बड़ा ग्रेट रिसेशन भी देखा जी। लेकिन आप ये देखें कि उस ग्रेट रिसेशन के बावजूद उन्होंने उसको रिकवर किया, और अपना रिकवर उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी से किया, अपनी पॉलिसी से किया। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर फोकस किया। आप देखें, अगर दुबई की अगर आप बात करें कि हॉट केक है, तो आज अगर दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुनिया में किसी भी वेस्टर्न कंट्री से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं कहूँ कि उनसे बहुत बेहतर है तो ये गलत ना होगा। सर मैं तो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो इसमें एक बात यहाँ तक कहता हूँ कि जो यूरोपियन अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, वो यहाँ आके इम्प्लीमेंट करते हैं। यूएई के अंदर हो रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग्स देख लें, बिल्डिंग्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है यूरोप में सोच भी नहीं सकते वो। येस, दैट्स ट्रू। देखें, किसी भी मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है या किसी भी शहर के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उसमें आ जाते हैं कि किसी शहर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और क्यों अपना दुबई या यूएई जो है वो अपना दुनिया में जो है वो इस टाइम डोमिनेट कर रहा है, ख़ास तौर पे अपना ग्लोबल लाइफस्टाइल में डोमिनेट कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
देखें, अगर दुबई का आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आज से 15 साल पहले कोई मेट्रो लाइन नहीं थी दुबई में, लेकिन ये है कि अब वो मेट्रो लाइंस भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक पूरा सिस्टम इंटैक्ट है। 4 के करीब जो है वो नई लाइंस जो हैं वो अपना गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी है। एक ब्लू लाइन का ऑलरेडी ऑफिशियली अपना अनाउंस कर चुकी है। सो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू पे अगर आ जाते हैं तो आपका आ जाता है एजुकेशन, आपकी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। आप बताएं कि दुनिया की इस टाइम कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसका कैंपस जो है वो दुबई या अबू धाबी में ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम दुनिया के बड़े बिजनेस स्कूल की बात करें तो INSEAD का कैंपस अबू धाबी में है। अगर हम दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस जो हैं वो दुबई एजुकेशन सिटी में, एकेडमिक सिटी में जो है वो अवेलेबल हैं, और भी आ रहे हैं जी। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे किसी भी शहर के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, अब दुबई में इस तरह के आपके हॉस्पिटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री के या किसी भी अपना आप समझें कि अगर अमेरिका या यूरोप से आप कंपैरिजन करें तो किसी भी लिहाज से वो कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। सो तीनों चीज़ें जो हैं वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ के अपने लोगों को देना चाहती है, अपने रेजिडेंट्स को देना चाहती है, और वो उस पर कमिटेड है। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा हिज हाइनेस का। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा था तो उनसे किसी ने सवाल किया कि वाई यू आर इन सो हरी। सो उनका जवाब था कि आई वॉन्ट नाउ टू गिव माई पीपल एवरीथिंग which is education, which is health, and which is a public transport infrastructure. So I mean उनका एक विजन है, अब वो अपना उस विजन को लेके आगे चल रहे हैं, कमिटेड भी हैं उस पे। बल्कि आपने अगर आपकी नज़र से गुजरा होगा कि 2033 का उनका विजन है कि हम अपनी GDP को डबल करना चाहते हैं। 2033 का 2030 अच्छा 2030 जो है वो KSA का विजन है। UAE का 2033 का विजन है कि वो अपनी GDP के साइज़ को डबल करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने रियल एस्टेट में एनवायरनमेंट पैदा कर दिया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल दे रहे हैं कि अपना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ सिक्योरिटी। अगर आप अपने बच्चों को रात को 12 बजे यूरोप में बाहर नहीं भेज सकते। सही क्या आप ये नहीं उनको कह सकते कि बेटे ये आप स्टोर तक जाएं और ये चीज़ ले आएँ 12 बजे। यूरोप में आप और अमेरिका में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बट इन दुबई, इन UAE, येस यू कैन। आपको सिक्योरिटी है। मेरी नज़र में इट्स वन ऑफ द सिक्योर प्लेसेस, सिक्योर सिटीज़ इन द वर्ल्ड, और इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखिए एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मिसिंग फैक्टर था ना, उसको भी उन्होंने टू सम एक्सटेंट अकोमोडेट करने की कोशिश की है। जो इन पे लेबल था, पूरे गल्फ पे कह सकते हैं, ये पूरे GCC पे लेबल ये था कि यार यहाँ कुछ भी कर लें, एंड ऑफ द डे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं मिलता आपको, कोई नेशनलिटी नहीं मिलती। उसका भी इन्होंने जो भी शॉर्ट टर्म हल निकाला है वो गोल्डन वीज़ा की मद में निकाला है कि 10 साल तक एटलीस्ट आप गोल्डन वीज़ा लें, 10 साल आप सिक्योर हैं, आपके पास जॉब है नहीं है, आप वहाँ रह सकते हैं, किसी किस्म की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये गोल्डन वीज़ा का भी एक बहुत अच्छा एडिशन है। और इस पे भी मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि रियल स्टेट को बड़ा फ़र्क पड़ा है इससे, क्योंकि पहले रियल स्टेट वालों को 3 इयर्स के बाद रिन्यू करवाना पड़ता था, वो सारी झंझट थे। अब 10 साल का वीज़ा दे दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसने कोई जनरली इम्पैक्ट डाला है इस चीज़ के ऊपर? देखें, गोल्डन वीज़ा जो है वो जैसे कहते हैं कि एक वही जो विजन है वो उसकी जो है वो अक्कासी कर रहा है। सही कि हम फ्रीडम दे रहे हैं। देखें, आज से 2 साल पहले, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 साल पहले आप कंपनी नहीं बना सकते थे लोकल के बगैर, लेकिन ये है कि अब आज़ाद कर दिया है उन्होंने, अपनी इकॉनमी को खोल दिया है। अगर ये पिछले 2 साल में जो आपको बूम नज़र आ रहा है उसमें उनकी पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर आप दुबई में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अपना को बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप 100% ऑनरशिप के ऊपर आप कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेनलैंड पे भी कर दिया? जी, मेनलैंड पे भी कर दिया। अच्छा। जी मेनलैंड पे भी कर दिया। पहले क्योंकि मुझे जो पता है वो फ्री जोन का तो पता था। अच्छा, मेनलैंड के ऊपर भी 100% आप ऑनरशिप के ऊपर जो है वो आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और ये आपको आज़ादी है, नंबर 1। नंबर 2, गोल्डन वीज़ास के बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आप थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट रख के ले सकते हैं, आप अगर आपका एक कंपनी का टर्नओवर है एक सर्टेन अमाउंट तक, तब आप ले सकते हैं।
और इवन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपना ये एक नई बिल्कुल अभी गोल्डन इन्होंने वीज़ा की एक ऑप्शन दी है। कैटेगरी है। और बल्कि गोल्डन वीज़ा की कोई भी जो हमारे पीएचडीज हैं, स्किल्ड, जिसको हाईली स्किल्ड अपना प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी गोल्डन वीज़ा के लिए वो अप्लाई भी ले करना सकता चाहे है। तो वो ले 30,000 सकता दिरहम से ज़्यादा है, सैलरी है सैलरी तब वाला भी भी आप ले एलिजिबल सकता है। है, तो ये बहुत बिल्कुल। सारी ऑप्शन उन्होंने दी है। और ये जो 10 साल का गोल्डन वीज़ा देना है, ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इकदाम है, और ये अपना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और इसकी वजह से जो है वो उनकी जो जीडीपी का जो उन्होंने विजन बनाया कि हमने 10 साल में इसको डबल करना है, ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सर, ये मुझे बताइएगा कि अभी लास्ट ईयर का जो इंडेक्स, अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उस वक्त पाकिस्तानी शायद तीसरे नंबर पे थे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किया। पहले पे आई बिलीव इंडियन थे, दूसरे में ब्रिटेन थे, लेकिन ब्रिटिश में भी ज़्यादा ओवरसीज़ इंडियन और पाकिस्तानी थे, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी थे, चौथे पे आई थिंक से सऊदी थे। तो अभी भी 2023 का भी यही है स्टैट। मेरा ख्याल है कि जो अभी पाकिस्तान की डोमिनेशन है वो यहीं पे 3rd या 4th नंबर पे है। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ जो यूएई में दूसरे नंबर पे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तानियों की है। पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है। जब हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि दुबई में वो हमारे यहाँ पे वो ज़रा एक सिग्नल खड़ा हो जाता है कि पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो जब दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नॉर्मली ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट करते हैं। सही। क्योंकि उनके अपने टैक्स के मामलात हैं, तो वो उसको फिर हम पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कंसिडर अच्छा, यहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से एक अमेरिकन पाकिस्तानी है, उसके पास दोनों नेशनलिटीज़ हैं, पाकिस्तानी भी है अमेरिकन भी, तो वो जब दुबई में इन्वेस्ट करेगा तो वो कोशिश करेगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करे। हमने जो ट्रेंड्स जो ऑब्जर्व किया आपने, जो हमने ट्रेंड्स हैं वो जो ऑब्जर्व किया वो यही है। इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे डेटा जो है वो ओपन कर दिया, और बहुत सारे डेटे तक हमारी अब एक्सेस है। अच्छा। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि दुबई में 39% ऐसे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके पास दुबई की रेजिडेंसी भी नहीं है, बट उनके पास अपना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। अच्छा। सो इट्स अ फैक्ट कि लोग देखें इन्वेस्टमेंट्स, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए जो प्लेग्राउंड है वो पूरी दुनिया है। वो देखते हैं कि अपना मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आएगा, और सिक्योर कहाँ पे है, और मैं सिक्योर कहाँ पर हूँ। देखें अगर रेंटल इनकम की बात करें तो दुबई में जो रेंटल इनकम आपको आता है, इतना रेंटल इनकम आपको ना अमेरिका में आता है, ना कनाडा में आता है, ना यूएस में आता है, ये आपको सिर्फ दुबई में आता है। इवन टर्की में भी नहीं आ रहा, क्योंकि टर्की भी इस चीज़ पे बड़ी पब्लिसिटी करता था। इवन टर्की में भी नहीं आता। देखें टर्की में ये है कि हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं टर्की से, लेकिन टर्की में ये है कि टर्की में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है। यूएई में एडेड एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, नंबर 1। जो इन्फ्लेशन है वही जो अपना रेगुलर एक इन्फ्लेशन 4.4% के करीब है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 4.6%। और ऑन टॉप ऑफ इट एक और सर मज़ेदार चीज़ है, इनका डॉलर रेट लॉक है जी, पैक्ड है, उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट नहीं आता है। एग्जैक्टली में ये इशू है कि वहाँ डॉलर रेट लॉक ना होने की वजह से इन्फ्लेशन तो है ही है, डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। देखें उसमें तो यही है ना कि आप टर्की गए हैं और आपने $1 के अभी आज 10 लीरा लिए हैं, और कल ही आपको 9 मिले हैं, और अगले दिन आपको 11 मिले हैं, तो वहाँ पे तो इतनी वॉलेटिलिटी है। जी। देखें किसी भी इकोनॉमी का फेवरेबल होने के लिए वहाँ पे स्टेबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यूएई में ये स्टेबिलिटी है कि ये इनकी करेंसी पैक्ड है, और पैक्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी है। पिछले 40 साल से ये 3.67 पे लॉक्ड है, और आप $1 के 3.67 दिरहम्स ले सकते हैं। तो ये वहाँ पर उनकी जो जितनी भी इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। सही। अभी थोड़ी सी सर बात करते हैं कि अगर लेट्स से एक इन्वेस्टर है, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई किसी भी नेशनलिटी होल्डर है, अगर वो यूएई के अंदर पर्टिकुलरली दुबई के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और किन ऑप्शंस पे बीइंग एक्सपर्ट आप समझते हैं कि जाना चाहिए? क्योंकि जो धोखे यहाँ पे हैं वहाँ पे भी आई हर्ड कि ये जो रियल एस्टेट माफिया है इसने वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोगों के साथ इस तरह की 2 नंबरी शुरू में की हैं, जिसकी वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये रूल भी उसी की मद में आए हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं 2008 से 2016 तक रहा हूँ, तो उन दिनों में एक डीलर का वो नंबर होता था, उस पर 25 लोग काम कर रहे होते थे। अब मैंने सुना है कि वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब एक एजेंट का एक सेपरेट नंबर होता है
वही डील कर सकते हैं और सिर्फ ऑथराइज एजेंट ही वहाँ पे डील करते हैं। तो अभी भी डेफिनेटली देखें जहाँ पे जुगाड़ होता है वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं, होगी 2 नंबरी। लेकिन एक एक्सपर्ट होने के नाते, एक एडवाइज़र होने के नाते आप क्या समझते हैं कि जो हमारी ऑडियंस में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है यूएई के अंदर, तो क्या एक राइट पाथवे है टू सिक्योर योर मनी और आपकी प्रॉपर्टी? देखें, एक चीज़ तो मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि दुबई एक सैचुरेटेड मार्केट है। सही। और दुबई में अगर कोई जाके इन्वेस्टमेंट करता है और अगर उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इमोशनल है, इररेशनल है या इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर किसी एजेंट या किसी एजेंसी या किसी ब्रोकरेज हाउस के कहने पे या अपना कोई उसने अपने तौर पे एक डिसीजन किया और जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आप ये 80% ये उसका ये रहेगा कि ये इसको लॉस भी हो सकता है। सही। देखें, दुबई में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जब हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है, एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। और तो क्या ये रियल एस्टेट एजेंट जो हैं ये वो रोल प्ले नहीं करते? मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर आपको बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और कंसल्टेंट में ये है कि वो आपको प्रायोरिटी देगा। देखिए, मेरी जो कंपनी है या जो मैं हूँ, मैं अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक हो गया। देखिए, अगर हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम आपको इनसाइट्स नहीं देंगे, मार्केट रिपोर्ट्स नहीं देंगे, आपको ड्यू डिलिजेंस नहीं करके देंगे, आपको मार्केट रिसर्च नहीं करके देंगे, आपको प्राइस कंपेटिटिवनेस एरिया की नहीं निकाल के देंगे, लोकेलिटी की नहीं निकाल के देंगे, आवर जॉब इज़ टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। सर, लेकिन व्हाट इज़ द गारंटी कि आप भी किसी के साथ पैनल पे नहीं आ जाते? मिसाल के तौर पे मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको आके ऑफ़र कर देता हूँ कि सर कस्टमर लेके आए, जिस तरह रियल एस्टेट में होता है। एजेंट क्या करते हैं? एजेंट का काम ही है कि अच्छे बुरे को उठा के बेच देना। देखिए, अच्छे बुरी प्रैक्टिसेस हर जगह पे हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि जो आपकी डोमेन जिसको आप थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल रियल एस्टेट एजेंट, ये लोग वो काम नहीं करेंगे? देखें, इसमें क्या है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि ये इट्स अ क्लाइंट कॉल, इट्स अ इन्वेस्टर कॉल। हमारा काम है कि बर्ड आई व्यू पिक्चर दिखा देनी। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि इसमें क्या है कि हम क्यों नहीं करेंगे, देखें, हमने भी मार्केट से ही चीज़ें आपको बतानी हैं, बट ये कि आवर जॉब इज़ कि हम आपको ऐसी चीज़ बताएं, हम आपको ऐसे डेवलपर का बताएं कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, आपको रिस्क मिटिगेशन करके दें कि अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपका रिस्क ये है, अगर आप इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो इसमें रिस्क आपका ये है। दैट इज़ आवर जॉब। सही। और हमने, देखें, कोई भी एडवाइज़र है, कोई भी कंसल्टेंट है, उसका एक डिस्क्लेमर तो है कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ड्यू टू मार्केट रिस्क। बिल्कुल सही है। सो मार्केट रिस्क तो हमेशा रहेगा, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो मार्केट रिस्क रहेगा। लेकिन हमारा काम ये है कि जितना आपके रिस्क को मिटिगेट करके आपको बता सकें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ अभी एक हमारे एक सऊदी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने वो मेरे साथ अपना कंसल्टेंसी ले रहे थे, तो वो एक जगह पे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे थे और उनको वो बहुत पसंद थी। ठीक है। उनको जो है उनको पसंद थी और उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। व्हेन ही केम टू मी, उन्होंने कहा कि मैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि ये जो हमने जो एनालिसिस किया है ये ओवर प्राइस्ड है। ओके। और ये प्रॉपर्टी आपको 2026 में डिलीवर होगी। मार्केट अगर 50% ग्रो करेगी तो तब आप जाके ब्रेक इवन करेंगे। आई सी। तो अब आपको ये पसंद तो है, लेकिन हमने अपना व्यू दे दिया है। इसके कंपैरिजन में ये एक प्रॉपर्टी है जो कि अंडर प्राइस्ड है। ठीक है। अगर ये मार्केट ग्रो ना भी करेगी तो एट द टाइम ऑफ पोजेशन जो है वो आपको कोई लॉस नहीं होगा। सो हमारा काम ये है कि हमने आपको एक पिक्चर दिखा देनी है, एक ऑडिट करके देते हैं, एक ऑडिट करके दे देना। सो अल्टीमेटली ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा नहीं, वो मुझे जो पसंद है मैंने वही लेनी है, तो हम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे, आपको बेसिकली वही आगे बात जो आपने शुरू में की कि इमोशनल होके डिसीजन अगर लेना चाहता है, फिर भी पता होने के बावजूद कि ये सारे इसमें इश्यूज हैं, तो वो उनकी कॉल है। तो आप इसमें जो रोल प्ले करते हैं, क्या आप सिर्फ यहाँ तक ऑडिट तक लेके जाते हैं या आप बाइंग करवाने में भी हेल्प करते हैं? देखें, हमारा जॉब है
एंड टू एंड सर्विस देना। ठीक है। जब आप ऑन बोर्ड हुए हैं, हमने आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो आपको सारा एनालिसिस करके ऑडिट करके आपके सामने रख दिया है। और हमारा ज़्यादा स्टाइल ये है कि हम 2 से 3 ऑप्शंस आपको बता देंगे कि ये 2-3 ऑप्शंस हैं, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसमें कॉल आप ही नहीं लेनी है कि मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, या मैं नहीं लेना चाहता। ठीक हो गया। सो मेरा ख्याल है कि और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। देखें, ये जो ऑफलाइन में इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ लॉन्ग साइकिल। हाँ जी। इट्स नॉट लाइक दिस वे कि आज मैंने आपके साथ एक ट्रांजैक्शन किया है एंड यू आर डन। सही। अब ये देखें कि अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब आपकी इंस्टॉलमेंट्स अगर लेट्स सपोज 5 साल के लिए चलेंगी, 6 साल के लिए चलेंगी, 6.5 साल के लिए चलेंगी, यू नीड अ कंसल्टेंट, यू नीड समबडी ऑन योर साइड जो कि आपके मामलात को वहाँ पर देखे, जो कि आपकी तरफ से प्ले अराउंड करे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ क्या होता है जनरली, फॉर एग्जांपल एक हाई राइज का प्रोजेक्ट है या एक प्लॉटिंग वाली हाउसिंग स्कीम है। जैसे ही आपने प्लॉट लिया, जो एजेंट होता है या कंसल्टेंट होता है वो अपनी कमीशन लेता है और आपको डायरेक्ट टू सोसाइटी के साथ करवा देता है या उस बिल्डिंग के मैनेजमेंट के साथ कराता है। उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के केस में दुबई के अंदर आप होते हैं, साथ ऑन बोर्ड रहते हैं जब तक वो क्लाइंट चाहता है। बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि जो बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज हैं और ख़ास तौर पे जो हम हैं, हम ये समझते हैं कि आवर जॉब इज़ नॉट टू जस्ट टू हैव क्लोज द सेल। हमारा ये है कि हमारा आपके साथ ये कमिटमेंट है कि जब तक आपका ये इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है, पोजेशन तक सही हम आपको असिस्ट करते रहेंगे। आपके डे टू डे जितने भी मामलात होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, कोई पेमेंट आपका डिले हो गया है, कोई किसी जगह पे रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है, किसी जगह पर आप कोई डेवलपर से फेवर चाह रहे हैं। मैंने अपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि उनमें आपका जो एडवाइज़र होता है, आपका कंसल्टेंट होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सही। और अगर आप ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस की तरफ जा रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली सेल करेंगे और निकल जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी बताइएगा, ख़ासतौर पे अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं, आप लोगों की जो सर्विस फ़ी है और एक ट्रेडिशनल जो ब्रोकरेज हाउस है उसकी ट्रेडिशनल फ़ी, उसमें क्या डिफरेंस है? मेरा ख्याल है कि ये सोच का डिफरेंस है। अच्छा। देखें, ये सोच का डिफरेंस ऐसे है, कहते हैं कि हाउ यू कम टू द आइडिया। देखें, मैं सबसे पहले खुद दुबई में जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, ये जो मैंने किताब भी लिखी है, मैंने इसीलिए लिखी कि मैंने महसूस किया कि लोगों को ये नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए और उनको ये नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं आपका कंसल्टेंट हूँ तो मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो आप सेल्फ रिसर्च भी कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस भी कर सकते हैं, आप सब कुछ खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि अगर लेट्स से मुझे कोई प्रॉपर्टी यूएई में लेनी है तो आई डोंट हैव टू पे डबल कमीशन, कि आपको भी मैं पे कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट और फिर ब्रोकरेज हाउस को भी पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नो, हमारा देखें, दुबई में वी डोंट चार्ज अ सिंगल दिरहम फ्रॉम द क्लाइंट। ओके। इवन कि आप मुझसे कंसल्टेंसी अगर ले रहे हैं तो मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा। ओके। सो डेवलपर के एंड से मिलते हैं आप लोगों को? यस। Normally we have so what is the difference between us and others? हम समटाइम्स आपके लिए वो फैसिलिटी भी अरेंज कर लेंगे जो शायद आपको ट्रेडिशनल मार्केट में अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि हमारा एक क्लाइंट था, उसने एक इन्वेस्टमेंट की और उसने कहा कि थिंग्स गोज साउथ ऑन माई साइड और मैं अब 6 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता। सो वी गेट एन इंस्टॉलमेंट हॉलीडे पीरियड फॉर हिम। ये एक नई टर्म है, बल्कि ऑफ कैमरा हमारी बात भी हुई थी इस पर। ये थोड़ा बताइएगा, ये हॉलीडे पीरियड क्या है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता। You mean that is totally depend on the relations of your advisor and developer के वो जाके क्या बात करता है कि वो कहता है कि अच्छा यार ये मेरा क्लाइंट है, ये आपके पास इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो आई मीन अगर हम आपको नेगोशिएट करके अच्छी टर्म्स लेके दे सकते हैं तो देन अगर हम कोई सर्विसेज फ़ी वो भी डेवलपर से अगर चार्ज करते हैं, दैट इज़ आवर राइट। बिल्कुल सही है। हॉलीडे पीरियड का जी आपको बताता चलूँ, ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किस्तों पे कोई चीज़ ली है, खुदा न खास्ता आपके हालात थोड़े सही नहीं हैं, आपको 2, 3, 4 महीने या 6 महीने कोई भी एक पीरियड ऐसा है जिसमें आप समझते हैं कि आप माली तौर पे वो रकम अदा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये कंसल्टेंट आपकी फेवर करते हैं, ये जाके डेवलपर से बात करते हैं और वहाँ पे आपको ब्रेक लेके देते हैं। तो ये हॉलीडे पीरियड होता है जी। तो इसमें सर जब ये कोई भी शख्स अपना माइंड बना लेता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, अब आप बताइए कि ऑफ प्लान में जाना चाहिए
या रेडी प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। फिर उसके बाद दुबई तो एक इतनी कॉम्प्लेक्स जगह है कि वहाँ पे उन्होंने जोन बना दिए हैं, डिफरेंट रीजन्स बन चुके हुए हैं। फिर आगे फर्दर इसमें ये भी आ जाता है कि कुछ ऐसे भी रीजन बना दिए उन्होंने जो कि स्पेसिफिक है, वो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ओपन है। फिर कम्युनिटी का भी इशू आ गया वहाँ पे, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गोरा कम्युनिटी रह रही है, कुछ में देसी रह रही है, कुछ में अरब रह रही है। तो किस तरह से एक शख्स को अपना डिसीजन लेना चाहिए? देखें, दुबई में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके जो हैं पर्सपेक्टिव 6 हो सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूँ कि वो 6 पर्सपेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 तो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आप कहें कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं हॉलीडे होम बनाना चाहता हूँ। ठीक है। अब हॉलीडे होम में ये है कि आप कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मेरी फैमिली जाती है, हम साल में 3 4 5 दफ़ा हम दुबई आते जाते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको हम हॉलीडे होम बनाएंगे, हम आएंगे खुद यूज़ करेंगे, और जब हम नहीं होंगे तो ये एज ए हॉलीडे होम जो है वो अपना हमारे टेनेंट्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म टेनेंट्स कहते हैं, एयरबीएनबी मॉडल जो है वो उसके ऊपर चला जाएगा। एक तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। दूसरा आपका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि जी मुझे कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी ले दें कि जिसमें मैं लॉन्ग टर्म रेंटल मुझे आता रहे, मैंने प्रॉपर्टी ली है, बस इसका 1 साल का 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और आपका जो है वो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। एक आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम इस झंझट में ही नहीं पड़ना चाहते कि अपना ये शॉर्ट टर्म रेंटल है, लॉन्ग टर्म रेंटल है, आप हमें ये बताएं कि कोई गारंटीड रेंटल स्कीम है। अब गारंटीड रेंटल स्कीम ये होती है कि वी एडवाइज यू गाइज टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू होटल एंड होटल अपार्टमेंट। सही हो गया। उसमें क्या होगा कि आपने अब इन्वेस्टमेंट की है, अब आपको गारंटीड रेंटल आएगा जो कि नॉर्मली आपको 8-10% के मुख्तलिफ होटल्स के, और ये वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अभी होटल बना ही नहीं है। हाँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी होटल बना नहीं है जी जी। और उसने कहा है कि आप मुझसे रेंट ले लें। हाँ, देखिए आप मुझे एक बताएं, एक बिजनेस खड़ा ही नहीं हुआ तो वो अगर आपको रेंट दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, पहले आपसे वो टॉप चार्ज कर रहा है और फिर आप ही के पैसे आपको वापस कर रहा है। बट अगर आप होटल या होटल अपार्टमेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो होटल ऑपरेटिव होगा। जी जी। और वो फिर क्या करेगा कि पहले आपको बता देगा कि इतने साल में आपको गारंटीड रेंट दूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको होटल पूल में से शेयर दूंगा। ओके। और होटल पूल में से भी शेयर इस तरह मिलेगा कि पूरे होटल का स्क्वायर फीट देखा जाएगा आप कितने स्क्वायर फीट के ऑनर हैं, उस पूल के अंदर से आपको जो है वो शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये गारंटीड रेंटल ठीक हो गया। तीसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है। चौथा पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि आप कहते हैं यार मैं एंड यूज़र हूँ, मैं फैमिली को लेके शिफ्ट हो रहा हूँ। सही। तो जब आप एंड यूज़र के तौर पे आएंगे तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, एरिया चेंज हो जाएगा, लोकेलिटीज़ चेंज हो जाएंगे। इवन के फिर वो देखना ये पड़ेगा कि स्कूल कौन से अच्छे हैं, हॉस्पिटल कहाँ पर हैं, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे किस करिकुलम में जाएंगे, अमेरिकन में जाएंगे, ब्रिटिश में जाएंगे, आपकी चॉइस होगी। सो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाएगा। छठा आ जाता है कि हम आपको ये कहेंगे कि अच्छा यार आप ऑफलाइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एज ए इन्वेस्टर आएँ, आप इन्वेस्ट करें, आप डाउन पेमेंट करें, कुछ महीने आप अपना इंस्टॉलमेंट्स दें, जो कि नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि आपके पास 36 मंथ्स का बफर होना चाहिए। ठीक हो गया। इससे कम पे आपको नहीं होना चाहिए। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? और आप अपना करें, और जब वो प्रॉपर्टी कंप्लीशन के करीब आए उस वक्त आप उसको, क्योंकि फिर रेडी जिन्होंने लेनी है वो आपसे ले लेंगे, जो हम पहले बात कर रहे थे शुरू में कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र का हमेशा एक ताल्लुक रहेगा। जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ऑफलाइन में एक तो आप ये कर सकते हैं जो कि बहुत फ्लिपेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लिपेबल मीन है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सी व्यू पे है, वाटर व्यूज़ पे है, गोल्फ कोर्स व्यू है, तो वो आपकी फ्लिपेबल है, उसको आप जब चाहें फ्लिप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बल्कि ग्रेट रिसेशन में भी अपना वाटर व्यूज़ प्रॉपर्टीज़ को रिसेशन नहीं था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसी तरह उसमें जो छठी कैटेगरी आ जाती है वो ये है कि आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आपको कैपिटल गेन भी आ जाए और आपको रेंटल इनकम स्ट्रीम भी आता रहे। ठीक है। सो वो एरियाज़ टूरिस्ट एरियाज़ हैं। सो सबसे पहले तो हमने आपसे पूछना है कि आप बताएं कि आपका इन 6 में से पर्सपेक्टिव क्या है। बिल्कुल सही है। जब आप हमें अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे देन वी वर्क इट आउट कि आपका बजट क्या है, आप ईयर 1 में कितना पैसा लगा सकते हैं, ईयर 2 में कितना लगा सकते हैं, ईयर 3 में कितना लगा सकते हैं, और फिर बीइंग एज ए कंसल्टेंट और आपके एडवाइज़र के तौर पे आपको एग्जिट स्ट्रेटजीज बना के देंगे। सही, बिल्कुल ठीक है कि आपकी एग्जिट ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और उसमें हम ये भी आपको बना के देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल
चीज़ें वोस्ट हो जाती हैं और आपको ये कैरी करना पड़ता है, तो तब भी आपको एग्जिट ये होगा कि आपको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ए रेंटल आता रहेगा। बिल्कुल। सो एग्जिट्स और एंट्री ये हम आपको बताएंगे आपका पर्सपेक्टिव जानने के बाद। 2015 के अंदर जब रिसेशन आया ना, उस वक्त बहुत सारे लोग इसी वजह से फंसे हैं कि उनको रोशन बाग दिखा दिए गए या उन्होंने खुद देख लिए, इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन वो रिसेशन आया, जो 1 मिलियन वाली चीज़ थी वो आ गई 4-5 लाख रुपए दरम के ऊपर। तो वहाँ पे वो लोग फंसे जिनके पास बफर नहीं थे, या वो लोग फंसे कि जिन्होंने ये सोचा हुआ था चलें जी ये जैसी 3 साल 5 साल में मुकम्मल होगी तो इसको डबल ट्रिपल में हम बेच देंगे। तो ये जो डबल ट्रिपल वाली कहानी भी सुनाई जा रही है आजकल, बड़ी ज़ुबानें आम है ये बात कि जी आप आज 1 मिलियन इन्वेस्ट करें, साल 2 साल के बाद आपका 2 मिलियन हो जाएगा। क्या ऐसा वाकई है? ये बिल्कुल झूठ है, ठीक बल्कि है। ये बिल्कुल अपना इसको अगर कहा जाए तो फ्रॉड है। ठीक है। देखें, जब हमने गुफ्तगू हमने शुरू की तो हम बात कर रहे थे फैमिलीज़ की। देखें, जहाँ पर आपको ज़्यादा मुनाफा नज़र आए तो आपको मुश्तरी को होशियारबाज हो जाना चाहिए। यार ये मुझे कोई ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ कैसे बता दी है इन्होंने? उसकी रीज़न ये है कि मुनाफा रियलिस्टिकली एक आ सकता है जी, बिल्कुल ऐसे ही। और ये कोई भी आपको गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको बल्कि नंबर्स बता रहे हैं, ये तो पब्लिक डेटा है, आप खुद भी अपना उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नवंबर 2021 में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, फ्लिपेबल प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव कैपिटल गेन ऑफ 50 to 75%। अच्छा। अगर किसी ने 1.5 मिलियन की कोई चीज़ ली है तो आज उसकी कीमत 2.7 मिलियन है। सही। लेकिन ये उसमें एक यूसी उनका एक्सपो 2021 हुआ, एक बहुत बड़ा इन्फ्लो हुआ लोगों का बहुत बड़ा रुझान बना है। सो 50 to 75% कुछ प्रोजेक्ट्स में आया है। ठीक है। लेकिन वो 100% वाला मैं उससे एग्री नहीं करता। हाँ, एक एक्सेप्शनल किसी केस में आ जाए तो एक अलग बात है, बट ये है कि मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ऑफ प्लान की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर आपको 20 से 25% भी सालाना रिटर्न आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त आपको जो रिटर्न आ रहा है वो तो फुल लिस्ट प्राइस पे आ रहा है और जबकि आपने पैसे जो हैं वो थोड़े से इन्वेस्ट किए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, 2009-10 की प्राइसेस थी, क्या वो दोबारा रिवर्स उस लेवल पे पहुंच चुकी है? उस वक्त बहुत पीक पे थी प्राइसेस। अगर आप क्योंकि आपका जो मुझे सवाल से ये अंदाज़ा हुआ है कि आपने बहुत रिसर्च की हुई है और ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है कि आज दुबई की जो प्राइसेस हैं 2009 में भी ये प्राइसेस हुआ करती थी। सही। और अब जो है वहाँ से जो है वो प्राइस उठ रही है, ऊपर जा रही है। सो 2008-9 में जो प्राइसेस थी वो बबल था। देखें बबल कैसे होता है, बबल ऐसे होता है कि आप आए, अब आपकी एक प्रॉपर्टी लेने की कैपेसिटी है, आपने कहा है कि जी मुझे 10 ले दें, मुझे 20 ले दें, और वही आपके जहन में ये लग रहा है कि यार मैंने तो 5% पैसे ही देने हैं ना, तो अब आपने 20 प्रॉपर्टीज़ ले ली। अब आपने 20 प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं और आप ही की तरह के और लोग आए हैं, वो लेते जा रहे हैं। अब उनकी होल्डिंग पावर है नहीं है। सही है। अब जब रिसेशन आएगा तो आप लोगों की होल्डिंग पावर नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाएगी मार्केट। देखें, मुझसे एज ए कंसल्टेंट जो है वो आजकल एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ये दुबई में बबल है? देखें, अभी एक दुनिया की एक बड़ी रीनॉन्ड कंपनी है, उसने एक रियल एस्टेट बबल के नाम से एक सर्वे किया है। ठीक है। उसमें उन्होंने दुनिया के बड़े 50 शहरों को एवेल्यूएट किया है, तो उसमें दुबई आज भी जो है वो वेल प्राइस्ड है। अच्छा। बल्कि उन्होंने रेटिंग जो दी है वो, बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगा वो जो रिपोर्ट है। सो वो वेल प्राइस्ड है कि आज के दौर में ये वेल प्राइस्ड है। अगर आज भी आप किसी ग्लोबल शहर से इसका कंपैरिजन करते हैं तो दुबई इज़ चीपर। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मुंबई जो है वो दुबई से महंगा शहर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, दुबई से महंगा शहर है। सो दुबई में आज भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपना ग्लोबल अगर किसी शहर से कंपैरिजन करें तो सस्ती है। और ख़ास तौर पे जो लाइफस्टाइल वहाँ पे दिया जा रहा है, जो एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, वो तो मैं समझता हूँ जो शुरू में हमने बात की कि दुनिया की किसी जगह पे नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली वाकई अगर प्राइसेस देखी जाए तो मुंबई का आपने जिक्र किया, इवन कराची के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वहाँ से महंगी हैं। कराची में अभी अमार का शायद एक प्रोजेक्ट है, उसकी प्राइसेस मैं तो सुन के हैरान हो गया, 17 से 18 करोड़ रुपये 2 बेडरूम। आप बिल्कुल सही। देखें, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट है ब्रिक एंड मॉर्टर की, ठीक है। अब दुबई में जो नई मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है ये एमेनिटीज़ के इर्द गिर्द हो रही है। बिल्कुल। अब आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं आपको फ्लोटिंग सिनेमा भी मिलेगा,
आपको लगून उसके अंदर मिलेगा, आर्टिफिशियल लगून्स बना दिए हैं, आपको जिम मिलेंगे, आपको स्वानाज मिलेंगे, स्पास मिलेंगे, आप यू नेम इट, आपको क्रिकेट की पिच मिलेगी, फुटबॉल मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा। एक एक प्रोजेक्ट में 40-40 50-50 एम्यूनिटीज़। अच्छा, दुनिया में ये लग्जरीज हैं अभी तक, यहाँ पे उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल कर दी हैं चीज़ें। एग्जैक्टली। और इसमें क्या है, ये जो कम्युनिटी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली क्या होता था कि आपको किसी क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी जी। अब ये है कि अगर आप कम्युनिटी में रह रहे हैं और आप उस कम्युनिटी में आपका रहाइश है या आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उस कम्युनिटी की जितनी अमेनिटीज़ हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी यहाँ तक तो डिसाइड हो गया कि एक इन्वेस्टर को क्या लेना है, किस तरह लेना है, ये वो आपने जो 6 पैरामीटर्स बताए उस पर डिसाइड हो जाएगा। अब जब एक शख्स ने डिसाइड कर लिया, अब आ जाते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल साइड पे। पैसा ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या विद इन वन कंट्री, इसके ऊपर कितना है? क्योंकि इस पे सुनने में ये आया कि अभी भी दुबई थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, पर्टिकुलरली ऑन अ ब्लैक मनी, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा इजी माहौल था वहाँ पे, कहीं से भी पैसा लाए, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं था। लेकिन अब मैंने सुना है कि थोड़ा सा टाइट किया है, बट स्टिल अभी भी आप पैसे की जो सर्कुलेशन है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है वहाँ पे। देखें, पहली तो बात ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स नहीं है। ठीक है। आप अगर दुबई में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बिल्कुल KYC होगा। आप जो जहाँ पर आप इन्वेस्ट करें वो भी KYC रन करेंगे। ठीक है। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो रीरा सर्टिफाइड कंपनीज हैं, जैसे कि हम लोग हैं, क्योंकि दुबई में सर्टिफाइड कंपनीज भी हैं, नॉन सर्टिफाइड कंपनीज भी हैं। सर्टिफाइड कंपनीज को उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना एक सिस्टम दे दिया है। ठीक है। कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप STR रेज कर सकते हैं, दैट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ठीक है। रिपोर्ट। कि आपको लगे कि नहीं यार, ये तो पैसा कोई ब्लैक है या अपना कोई मतलब मनी ट्रेल चेक हो रही है इस वक्त वहाँ पे। आई मीन मनी ट्रेल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप पैसे इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल तो मैं आपको जानता हूँ। सो वो कह रहे हैं कि आप नो योर कस्टमर का मतलब ये है कि आप जिसका पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। और जो सिस्टम है वहाँ पर, जो सिस्टम है वो भी बता देता है कि जी ये अपना, वहाँ पे देखें एक सिस्टम है कि जिसमें अपना लोग ब्लैक लिस्ट भी हैं जो नहीं ले सकते। सही। सो आई मीन थिंग्स हैव चेंज नाउ। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और उसने जाके अपना पैसा पार कर दिया, ऐसी बात बट स्टिल आई वुड से कि पूरी दुनिया में सबसे इजी है अभी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना। इस हवाले से तो बहुत इजी है ना। देखें, आप कनाडा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हाँ। कनाडा में अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं, आप PR नहीं हैं जी, और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको 20% वहाँ पे टैक्स देना। हाँ। US में आप खरीद ही नहीं सकते, UK में आप खरीद ही नहीं सकते, जापान में आप खरीद ही नहीं सकते, चाइना में प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है आपकी, हांगकॉन्ग में आप ख़रीद नहीं सकते। सो आज आके अगर आपने किसी ग्लोबल शहर में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे टर्की ने अपना एक पासपोर्ट प्रोग्राम दिया जी, तो उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया। मेरी नज़र में वो ओवर प्राइस्ड है। सही कि अगर आप $4 लाख की इन्वेस्टमेंट करें तो वो एक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइस 2.5 लाख की है, लेकिन क्योंकि पासपोर्ट आपको मिल रहा है तो आपने ओवर प्राइस में इन्वेस्ट किया। सही। सो ये बात दुरुस्त है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 40% तो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास दुबई की रेजिडेंसी भी नहीं है, बट ये है कि आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें सर प्रोसेस कितना लंबा है ये? जिस तरह यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपको लाहौर में कोई LDA की प्रॉपर्टी लेनी है तो अभी इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया, आपको एक डेट मिलती है, वो महीने बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए, उसके अकॉर्डिंगली आप जाके वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं डायरेक्टर के सामने और आपका केस हो जाता है। महीना 2 महीने लग जाते हैं आपके, और पर्टिकुलरली वो NOC के चक्कर में अगर पड़ गए फिर तो बस लंबी कहानी है। वहाँ पे ये प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट है और कितना टाइम टेकिंग है? इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट अ टाइम टेकिंग। सो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ये जो LDA सिस्टम है, यानी कि जो ट्रांसफ़र के जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने ट्रस्टी ऑफिसेज बना दिए, और ट्रस्टी ऑफिसेज जो हैं वो हर दुबई के हर विसिनिटी में अवेलेबल हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर में है। सेलर गया है, बायर गया है, वो किसी भी ट्रस्टी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी ट्रस्टी ऑफिस में उन्होंने जाके कहा कि ये हमारा सेल परचेज एग्रीमेंट है, ये हमने SPA साइन किया है, ये सेलर है, ये बायर है। सेलर की एजेंसी अवेलेबल है, बायर की एजेंसी अवेलेबल है, दोनों वहाँ पर अवेलेबल है, और वो ट्रांजैक्शन जो है विद इन नो टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और कोई टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लेट्स सपोज ऑफलाइन डेवलपर के साथ कर रहे हैं तो आपने अपना एक ईमेल देना है, अपना एक
टेलीफोन नंबर देना है एंड यू आर गुड टू गो। आपका जो टाइटल डीड है या अकूत जो है वो आपके ईमेल में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ईमेल में आ जाएगा। एंड यू आर नॉट इवन रिक्वायर्ड टू लैंड इन दुबई। नॉट इवन रिक्वायर्ड, यू आर और नॉट। ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज कि एवरी सिंगल डिपार्टमेंट इज इंटरलिंक्ड। Yes. वन विंडो ऑपरेशन के तहत हर चीज़ आपकी हो रही, चाहे वो आपका बिजली का बिल है, आपका टेलीफोन का है, आपके और जितने लवाजमात है, हर चीज़ सिंगल ऑपरेशन से हो रही है। जी, ये देखें, दुबई यूएई इज़ अ पेपरलेस नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो अभी इस हद तक पेपरलेस हो गया है कि आपका जो वीज़ा है, जो आपका अकामा है, जी, वो भी पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पेस्ट नहीं होता। अच्छा, अभी बंद कर दिया स्टिकर? जी, वो उसको पेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं ये भी पेपर, वी आर पेपरलेस। सो यू हैव योर एमिरेट्स आईडी, और आपका जो है वो स्टिकर जो है वो आपके पास अगर डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज़ इनफ। सही। सो पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो पहली तो बात ये है कि देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर इन दुबई ऑफिस। आज से अगर 5, 7, 8 साल पहले की बात करें तो आपको GDFRA के ऑफिस में भी जाना पड़ता था। अब आपको सिर्फ 2 काम के लिए जाना पड़ेगा। आप अगर लेट्स सपोज रेजिडेंसी ले रहे हैं, मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा, 10 है। बिल्कुल। और उसमें भी एक चीज़ यहाँ पे बल्कि मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो मैं बहुत दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ, जो मुझे खूबसूरती लगी है। देखिए उन्होंने करप्शन को किस तरह कंट्रोल किया। अहमद भाई, यहाँ पे आप पासपोर्ट बनवाने चले जाएँ, ID कार्ड बनवाने चले जाएँ, बाहर आपके एजेंट खड़े हैं, वो आपसे पैसे लेके आपको लाइन से बाईपास करवा के अंदर जुगाड़ करके आपका काम करवाएंगे, या फिर आपको 8-8, 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। वहाँ देखिए खूबसूरत सिस्टम। 3 सिस्टम है। अब का मुझे नहीं पता, जब मैं था तो 3 थे। एक है गेट इन टू द क्यू, लगेंगे घंटा 2 घंटे आपको लगेंगे। दूसरा है VIP में आपके आगे 5-7 लोग होंगे। देन VVIP, यल्ला हबीबी कम टू द लाउंज। आप लाउंज में जाएँ, खूबसूरत दुशीज़ा आएगी आपके पास, चाय कॉफ़ी देगी आपको, आपके पेपर लेगी। बाय द टाइम यू फिनिश योर कॉफ़ी वो वापस आ जाएगी। ये सर आपका वो है। एग्जैक्टली। इसको देखें, करप्शन को क्या है कि मिसाल के तौर पे अब आप अफोर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अफोर्ड करते हैं तो आप अपना पे करें, प्रीमियम सर्विस पे करें और आप ले लें। वैसे मैं बाय द वे जो पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट था सर। लेकिन उन्होंने किया क्या ना, बाहर से तो लाइनें आपकी उन्होंने अलग अलग करवा दी, अंदर जाके उन्होंने खोता घोड़ाई की मैदान में छोड़ लेकिन दिया। होना चाहिए। उसमें देखे ना, ये जो आपकी जो सर्विसेज को बाईपास या आपके सिस्टम के साथ प्ले अराउंड करते हैं, जो लोग दलाल बाहर खड़े हैं, जो एजेंट खड़े हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना। तो सर उनकी बंद होने नहीं देनी, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हैं, वो आपके सिस्टम, आपका जो कोई भी डिपार्टमेंट है उससे ज़्यादा तगड़े हैं कि वो ये होने नहीं दे रहे आपके साथ। अदरवाइज़ तो देखें ना कितनी खूबसूरत। अब इसका रेवेन्यू किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है ना। तो यहाँ पे रेवेन्यू किसको जा रहा है? इन लोगों को जा रहा है। तो हम करप्शन भी कर रहे हैं, गुनाहगार भी हो रहे हैं, लोगों का हक भी मार रहे हैं जो सुबह से बेचारे लाइनों में लगे। वहाँ पे उन्होंने सिंपल कर दिया भजन। ये 3 चीज़ें जो आपको पसंद है ले लें, हम फोर्स नहीं करते आपको। देखें, प्रायोरिटी सर्विसेज जो है वो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, प्रायोरिटी सर्विस तो ये भी हो सकती है ना कि आपको कोई इमरजेंसी है। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्लाइट कैच करनी है, आप अपनी प्रायोरिटी सर्विस लें, चले जाएं। बिल्कुल चले जाएं। और प्रायोरिटी सर्विस होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, दुबई में बहुत सारे डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है, मेडिकल में तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। आप दोनों डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो आप VVIP ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर एक बंदा, अब लास्ट पे हम आ गए, प्रॉपर्टी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, रेजिडेंसी भी ले ली, इसके अलावा कोई ऐसे एक्स्ट्रा या स्पेशल बेनिफिट हैं जो एक नॉर्मल UAE रेजिडेंट के पास नहीं है और प्रॉपर्टी होल्डर के पास है? मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई मेरी नज़र में तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी रेजिडेंट के पास कोई एडिशनल बेनिफिट्स हों। ठीक है। देखें, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरी नज़र में वो ये है कि अगर आप लेट्स सपोज अपने मेड्स को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप अपने ड्राइवर्स को बुलाना चाहते हैं, तो अगर आप गोल्डन वीज़ा रेजिडेंसी आपने एज ए इन्वेस्टर ली हुई है तो आप बुला सकते हैं। ओके। तो जो कि दूसरे केस में अगर कोई रेजिडेंट है तो वो अगर बुलाना चाहे तो वो नहीं बुला सकता। टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए फिर। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इन्वेस्टर कैटेगरी में हैं तो आपको काफ़ी अब तो आपको UAE की रेजिडेंसी के ऊपर काफ़ी वीज़ा ऑन अराइवल्स हैं। हाँ, इस पे बल्कि UAE गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में। इवन कि आप देखें कि अगर आप UAE के रेजिडेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उम्रा वीज़ा के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक न्यूसिक ऐप है, वहाँ पर आप उम्रा परमिट जो है वो आप अप्लाई करें एज ए GCC रेजिडेंट, और आपका जो वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा और आप उसी वक्त जो है वो इवन नेबरिंग कंट्री ओमान है, ओमान आप ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो कुछ सहूलतें हैं। पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि जापान आप जा सकते हैं, या जापान के साथ बातचीत चल रही है कि UAE के जो रेजिडेंट्स हैं
अगर इफ़ दे वुड लाइक टू ट्रैवल टू जापान तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल हो जाए, तो सो इस तरह की सहूलतें आएंगी। सही, अभी उस पर काम कर रहे हैं डेफिनेटली, उनके लिए अभी भी लॉन्ग वे टू गो है और इन्वेस्टर्स के लिए भी डेफिनेटली लॉन्ग वे टू गो है। अच्छा अहमद भाई, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा इससे पहले हम इस पॉडकास्ट को एंड करें। कोई बता सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल नंबर के इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर कोई यूएई के अंदर इंटरेस्टेड है या दुबई में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है? मेरा ख्याल है कि ये वही फिर डिपेंड करता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। मिनिमम एक होता है ना कि इससे कम तो खामोशी है दुबई में। देखें दुबई शहर में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट जो है ब्रांड न्यू वो 6 लाख से कम नहीं मिलेगा। 6 लाख, ये मिनिमम 6 लाख दिरहम की बात हो रही है, ये मिनिमम एक समझ लें कि बेस लाइन है वहाँ पे। बेस लाइन है। मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये बहुत मॉडेस्ट हो के आपको 6 लाख की अमाउंट बताई है, और ये उन डेवलपर्स की बता रहा हूँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ना हो तो वो शायद 4.5-5 में मिल जाएगा, लेकिन मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप उनमें इन्वेस्ट करें। अभी एक और थोड़ा सा ट्रेंड देखने में आया पिछले कुछ सालों में जब से इसकी हाइप बनी, क्योंकि ग्लोबली तो दुबई ही जाना जाता है, लेकिन जाहिर है अबू धाबी बड़ा काम कर रहा है डेवलपमेंट के ऊपर। अब कुछ काम इवन मैंने सुना है कि शारजा भी जो है उसने भी थोड़ा ओपन अप हुआ है। शारजा ने कुछ ऐसी एरियाज़, कुछ साइट्स निकाली हैं जहाँ पे एज ए फॉरेनर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अजमान है, रासुल खैमा है, तो इनके बारे में भी सेम ही आपकी राय है? मेरी बिल्कुल अपना रासुल खैमा इज़ इमर्जिंग। ठीक है, वेरी मच इमर्जिंग, क्योंकि रासुल खैमा जो है वो उसके बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट हैं। थोड़ा हिली एरिया है। जी जी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि रासुल खैमा में कुछ आज से 1-2 साल पहले स्नोफॉल भी हुआ। हाँ बिल्कुल। तो वो रासुल खैमा एक खूबसूरत जगह है। एक और स्टेट जो है फुजीरा, वो भी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत स्टेट है। जो आप शारजा अजमान की बात कर रहे थे, डेफिनेटली अपना लोग वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और शारजा अजमान में जो है वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव और हैं। शारजा में फिर जो है वो जो लोग रहना चाहते हैं, उनके अगर दुबई में बिजनेसेस हैं या शारजा में बिजनेसेस हैं, तो वो शारजा में रहना पसंद करते हैं। सही। दुबई इज़ एन मेट्रोपॉलिटन ग्लोबल सिटी। जी जी। तो शारजा में ये है कि कैपिटल गेन आपको उस तरह नहीं आएगा जिस तरह आपको दुबई में आएगा। अजमान में भी आपको कैपिटल गेन उस तरह नहीं आएगा। बट लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो थोड़ी लो है ना कंपेयर टू दुबई। एग्जैक्टली। अगर 6 आपने बेस की बात की है तो मेरा ख्याल वहाँ 3-3.5 में अभी भी स्टूडियो, अच्छा स्टूडियो साइजेबल आपको मिल जाता है। जी साइजेबल मिल जाता है, लेकिन उसमें यही है कि वो शारजा के यूज़ केस तो ये है कि जिन लोगों ने अपना 10-15 साल पहले इन्वेस्ट किया हुआ था उनको रेंटल इनकम तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कैपिटल गेन अभी भी नहीं आया। अच्छा, सही। सो ये प्रोडक्ट देखें, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा है। बिल्कुल। सो वही बात है कि शारजा में ग्लोबल टूरिज्म नहीं है। बिल्कुल। शारजा इज़ एन एंड यूज़र प्लेस। अगर फॉर एग्जांपल आप आएँ और आपने कहा यार मैं रीलोकेट होना चाह रहा हूँ, तो मे बी मैं आपको ये एडवाइस कर दूँ कि अच्छा यार अगर आपका बजट ये है तो आप शारजा में क्यों नहीं रहते। आपके बच्चों को स्कूल भी मिलेगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी हैं अगर आप एंड यूज़र हैं। सो एंड यूज़र के लिए शारजा अजमान वेरी गुड। और डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपका जॉब का नेचर क्या है, बिल्कुल, आप कितना कम्यूट करना चाहते हैं। शारजा इज़ अ वेरी शारजा में बहुत कंजेशन होता है। सर ना याद करवाए, या मुझे ले गए 7 साल पीछे। एग्जैक्टली 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर का डिस्टेंस 3-3 घंटे में भी मैंने कवर किया। एग्जैक्टली तो इतना कंजेशन होता है। तो अगर लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल आप कम बजट में जा रहे हैं और आपकी आधी ज़िंदगी सड़क पे गुजर जाए, हाँ। तो हमारा काम यह है कि हम आपको एक बर्ड आई व्यू दिखा दें। और अगर लेट्स सपोज आपकी शारजा में ही ऑफिस है, शारजा में ही आपका बिजनेस है और आपके घर के करीब है, आप गाड़ी निकालते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। इनफैक्ट 2015-16 के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अबू धाबी के अंदर उन दिनों में जॉब्स बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू दुबई क्योंकि रिसेशन में था, तो बहुत सारे लोगों ने ग्रीन्स गार्डन्स और ये जबल अली के आसपास जितने एरियाज़ हैं ना वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था और अबू धाबी कम्यूट करते थे, डेली टू एंड फ्लो करते थे, क्योंकि वहाँ से रफली आपको 50 मिनट लगते हैं। तो अगर आप जबल अली से आते हैं शेख जायद रोड के ऊपर एंड तक आते हैं ट्रेड सेंटर, ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है कंजेशन की वजह से। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी किया था कि वो अबू धाबी में जॉब कर रहे थे और रह इस एरिया में रहे थे। तो अभी भी ये ट्रेंड है वहाँ पे। देखें अब दुबई में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर दुबई में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट दुबई में काम करने वाले जो लोग हैं वो शारजा अजमान से आते हैं, हाँ। काम करके चले जाते हैं। बिल्कुल। देखें अभी जो सिचुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ये कहें कि यार मुझे एक ब्रांड न्यू
अपने रहने के लिए कोई एकोमोडेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने मुझे ये कह दिया कि जी आप मेरे लिए 1 बेडरूम एक ब्रांड न्यू, ठीक है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। आपको मैं अर्लीस्ट अवेलेबिलिटी जो बता सकता हूँ कि अच्छा यार मैं करता हूँ अरेंज, मैं तुम्हारे लिए हो वो इस तरह की चीज़ हो कि जिसमें आपको कोई फ़ायदा भी हो। हाँ बिल्कुल। सो ओवर प्राइस पड़ा हो, ओवर साइज़ पड़ा हो, तो वो तो जब हम ओवर साइज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं उनके बालकनी साइज़ बहुत बड़े होते हैं और फिर उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो बालकनी का साइज़ जो है वो बीच में कंसिडर करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके, एक बड़ी थॉरो डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो दोबारा आईटी पे भी आपसे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। और ये नॉलेजेबल पॉडकास्ट थी और मैंने पूरी कोशिश की कि एक जो स्मूथ जर्नी है सिलेक्शन से लेके, एक अपार्टमेंट हो या एक प्लॉट हो, उसकी सिलेक्शन से लेके एंड तक किस तरह आप इसमें चल सकते हैं, किन एरियाज़ में लेना चाहिए आपको, वो 6 जो फैक्टर बताए वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे सिलेक्शन में। यूएई में क्यों लेना चाहिए, पर्टिकुलरली दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या फ़र्क है दुबई में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्या वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सारी चीज़ों पे बड़ी डिटेल में बात हुई। एंड आई होप कि आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा। आपका कोई सवाल हो किसी किस्म का तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये खुद वहाँ पे रिप्लाई भी करें ताकि आपको जो ऑथेंटिक आंसर मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।